दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ बड़ी न्यूज़, कुछ बड़ी डेवलपमेंट को कवर करने वाला हूं और एक कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके Q1 के नंबर आए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले कुछ न्यूज़ डेवलपमेंट को देख लेते हैं। पहली न्यूज़ ये आ रही है कि वुड मैकेंजी जो कि एक यूके बेस्ड कंसल्टेंसी रिसर्च फर्म है, रिसर्च वगैरह करते हैं ये लोग डेटा सेंटर के ऊपर, रिन्यूएबल के ऊपर, पावर के ऊपर। तो रिसेंटली इनका एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है जो कि 27 तारीख को पब्लिश किया गया है। इसमें इन लोगों ने इंडिया के बारे में कुछ नंबर सामने रखे हैं कि किस तरीके से इंडिया का जो डेटा सेंटर है उसमें ग्रोथ देखा गया है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, इंडिया का जो डेटा सेंटर है वो 2030 तक 12 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है कि अगर आपको डेटा सेंटर रन करना है ना, तो एक तो डेटा सेंटर में आपको स्टोरेज रखना है, मतलब डेटा आपका बढ़ता जाएगा, एक स्टोरेज और एक एआई। और इसीलिए आप देखोगे, बता रहे हैं कि ये जो मार्केट है, डेटा सेंटर की जो मार्केट है, ये 40% सीएजीआर से ग्रो करने वाली है। अब इस डेटा सेंटर में क्या क्या आ रहा है, किसके वजह से डेटा सेंटर में इतना ग्रोथ आ रहा है, तो एक है एआई का यूज़ और दूसरा है क्लाउड। मतलब स्टोर करना है उसके लिए भी आपको डेटा सेंटर चाहिए। और जिस तरीके से एआई जो मल्टीपल लैंग्वेज में काम करता है, जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्स चाहिए, कूलिंग, मतलब एआई को रन करने के लिए भी तो बैकएंड में जो डेटा सेंटर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और इसीलिए आप देखोगे ओवरऑल डेटा सेंटर में एक ह्यूज सर्च देखा गया है। और एआई कैपेसिटी की बात करें तो बता रहे हैं कि 275 मेगावाट से इसकी ग्रोथ 6,500 तक पहुंच सकती है 2030 तक। जिस तरीके से एआई का जो वर्कलोड बढ़ रहा है और जो कंपनीज हैं वो एआई को अडॉप्ट कर रही है ना, ये एक बड़ा रीज़न बता रहे हैं। एआई में जो एआई का जो कैपेसिटी है उसमें किस तरीके से जंप देखा जा रहा है। और दूसरा, डेटा सेंटर में आप देखोगे, डेटा सेंटर रन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में बता रहे हैं 20x की ग्रोथ आ सकती है। 191 टेरा वॉट आवर्स तक की कैपेसिटी चाहिए आने वाले 2040 तक। इतना ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ने वाला है पावर की। तो पावर वाली कंपनीज, डेटा सेंटर वाली कंपनी, एआई वाली कंपनी, सबका, इन सबको आप डेटा सेंटर में काउंट कर सकते हैं। डेटा सेंटर मतलब आपको पावर भी चाहिए, एआई भी चाहिए। और अगर कुछ लेटेस्ट न्यूज़ देखोगे तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु पूरे इंडिया में अभी 65% होल्ड कर रहे हैं डेटा सेंटर का। अगर मैं ओवरऑल पिक्चर लेके चलूँ, आईटी लोड है ना, ये वो लोग लोड लेके चल रहे हैं। लेकिन बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पे एपी, तेलंगाना, यूपी, कर्नाटका, ये भी कुछ स्टेट सामने निकल के आ सकते हैं। कुछ बड़ी कंपनीज हैं, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, इनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में कर रहे हैं और आगे भी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी इंडियन कंपनीज भी, एक अदानी कनेक्ट्स करके आपको देखने को मिलेगा, ये इंडियन कंपनी, अदानी ग्रुप की कंपनी है। इन्होंने भी रिसेंटली 2.6 गीगावाट के बारे में बात की है। पाइपलाइन में सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आई है, इंडिया का एक्सपोर्ट का डेटा सामने निकल के आ गया है। भाई इंडिया की जो इंजीनियरिंग गुड्स है ना, उसमें देखोगे 21% का जंप देखा गया है। $11 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है जून मंथ में। थोड़े हेडलाइंस आपके सामने रख देता हूँ। 21% का ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। 11 बिलियन का सिर्फ जून मंथ में एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल 9.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। और आपको जो कंट्री है ना, उसमें देखेंगे नंबर 1 पे अगेन यूएस देखने को मिल रहा है। कुछ ना कुछ इश्यूज रहता है यूएस के साथ इंडिया का, लेकिन एक्सपोर्ट में यूएस ही सबसे आगे। फिर जर्मनी, चाइना, सिंगापुर एंड ओमान। नंबर डेटा ये कह रहा है कि जो चाइना और ओमान है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा जंप देखा गया है। चाइना में 74% का जंप देखा गया है। 361 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है चाइना को। ओमान के साथ 5x ग्रो किया है। 250 मिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। क्या इंजीनियरिंग गुड्स जो आपके हो गए ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और यूएस स्टिल एट द टॉप मार्केट हमारा देखने को मिल रहा है। टोटल 1.95 बिलियन जून में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है यूएस में। और इसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। और इसमें एक चीज़ और अच्छी बात देखने को मिल रही है कि अप्रैल से जून में हमारा 18% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि 34 बिलियन पे पहुंच गया है फ्रॉम 28 बिलियन से। और एक इसमें देखने वाली बात यह है कि 27 प्रोडक्ट ऐसे थे जिसमें ग्रोथ देखी गई है। टोटल 34 प्रोडक्ट थे जिसमें 27 प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में जंप देखा गया है। 7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डिक्लाइन हो गए हैं। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि लेड प्रोडक्ट हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन। ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी सोना बीएलडब्ल्यू में भी बताया था कि कौन से इंजन होते हैं। इसकी डिमांड अब कम होती जा रही है। फिर क्रेन्स, लिफ्ट हो गया और ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, इसमें डिक्लाइन देखा गया। बाकी जितने भी अदर इंजीनियरिंग गुड्स हैं वहाँ पे जंप देखा गया है। उस कंपनी के बारे में जानने से पहले एक बैड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जो हमारे इंडियन मार्केट और हमारी इकोनॉमी पे असर डालेगा। न्यूज़ है बैड, क्योंकि हम लोग जो चीज़ बाय करते हैं अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो इंडिया के लिए
प्रॉब्लम है। अभी सऊदी अरामको को लेके एक प्रॉब्लम न्यूज़ आ रहा है कि सऊदी अरामको जो ऑयल वाली कंपनी है ना, इन्होंने शट डाउन कर दिया, अपनी ऑयल वाली कंपनी को बंद कर दिया है। रीज़न बताया जा रहा है कि इनका जाजान रिफाइनरी जो है इसके ऊपर अटैक किया गया था हूथीज़ के द्वारा मिसाइल और ड्रोन से, और उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ है, इन लोगों को डैमेज वगैरह हुआ है इनके प्लांट को। तो उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया है, जो जाजान रिफाइनरी है जो कि अरामको का ही पार्ट है, उसको इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक और फैसिलिटी थी, और ये भी अरामको की थी, यहाँ पे आप देखोगे यानबू फैसिलिटी, इसको भी सेम डे अटैक किया है हूथीज़ ने, इन्होंने खुद बोला है इन्होंने। तो इसके वजह से इसको भी बंद करना पड़ गया है। तो सऊदी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इन्होंने कोई ऐसा टाइम नहीं दिया कि कब इसको करेंगे। 15 अगस्त तक टारगेट लेके चल रहे हैं, रीस्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। बट ऑयल के प्राइस में आपको मैंने इसीलिए बोला था कि $100 तक भी जा सकता है। और कुछ तो रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि यूएस के जो जर्नल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, जो उनके ऑफिशियल्स, रिपोर्ट ये आ रही है कि वो लोग नहीं लड़ सकते ईरान के साथ आगे, वो हार मानने के लिए तैयार है। मतलब हार इन द सेंस वो खुद मना कर रहे हैं कि हमने आगे लड़ाई नहीं करनी है। तो इसीलिए ये जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है, इसके वजह से क्रूड ऑयल पे आपको इम्पैक्ट, फर्टिलाइज़र पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और भी बहुत से आइटम हैं जो इंडिया बाहर से लेता है, उसके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, प्राइजेस हाइक होंगे। तो ये सारा एक कुछ बैड न्यूज़ है ओवरऑल मार्केट के लिए। आगे अगर मैं बात करूँ, तो न्यूज़ आ रही है टाटा पावर के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो केमिकल के ऊपर बनाने वाला हूँ। केमिकल में वापस काफ़ी टाइम के बाद ये लोग केमिकल सेक्टर में बाउंस बैक देखा गया, तो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, टाटा पावर को लेके बड़ी अपडेट आ रही है भाई। 2028 से ये लोग वेफर इनगोट फैसिलिटी तैयार करने वाले हैं उड़ीसा में। देखिए, ये वो बात है, ये सोलर पैनल की बात नहीं है, जो उसका सिलिकॉन होता है ना, वेफर्स जो सोलर पैनल में लगाए जाते हैं, उसको बनाने की बात की जा रही है। तो टाटा पावर देख रहे हो कहाँ पे एंटर कर रही है। तो इसी को लेके बड़े आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि 6,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ये। और ये हम लोग इसके बारे में बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कंपनी के जो है नंबर्स मैं बता दूं। कंपनी के जो Q1 के नंबर आए हैं अभी, कंपनी के जो इस बार Q1 के जो नंबर आए हैं, जिसमें 19,000 करोड़ की इन्होंने सेल्स रिपोर्ट की, यहाँ पे आप देखोगे, जो कि 5% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस। पिछले साल 18,000 था, अभी 19,000 हो गया। तो देखिए 1,000 का जंप आ रहा है, लेकिन 5% की जंप क्यों, बड़ी कंपनी है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 1,400 करोड़ आया, जो कि पहले 1,260 था। 11% का जंप यहाँ पे आया। ईपीएस में भी जंप आया, मार्जिन में भी एक हल्का सा जंप आया, 22 पीपी पॉइंट का जंप आया। ईयरली नंबर्स अगर आप देखोगे तो 4% की ग्रोथ आई है, 62,000 करोड़ की सेल आई है। एक 61 था इसका पहले, अभी 62 हो गया। प्रॉफिट में भी 7% का ग्रोथ आया, 5 से 4,000 था, अभी 5,000 हो गया। ईपीएस में भी ग्रोथ है। ये कंपनी के नंबर आए हैं, डिक्लाइन नहीं है, ओवरऑल कंपनी के नंबर्स में जंप देखने को मिला है। आगे अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज 000 देखने को मिल रहा है, 46-17, ये वही है जो पहले था। तो बाकी कुछ अपडेट होगा तो मैं वो कवर कर लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना है, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है। एक तो टी से, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ से सबसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू आता है। बाई सेगमेंट में अगर हम देखें 60% रेवेन्यू वहाँ से आता है। रिन्यूएबल में 22% है, और थर्मल हाइड्रो से 17% है। उसी के बाद उसको थोड़ा और डिटेल में देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी टी से ही आ रहा है, 49%, रिन्यूएबल से 33% आ रहा है। देखिए, अगर आप वैसे रेवेन्यू देखोगे तो 22%, लेकिन जब प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में देख रहे हो रिन्यूएबल से कैसे बढ़ जा रहा है प्रॉफिट। फिर थर्मल हाइड्रो से और हाइड्रो से 17% का प्रॉफिट इसको आ रहा है। कैपेसिटी मिक्स देखोगे तो क्लीन एंड ग्रीन से 47% ये पावर देती है, क्योंकि ये पावर वाली कंपनी है ना। तो पावर इसको कहाँ से मिलता है, तो जो रिन्यूएबल विंड हो गया, सोलर हो गया, वहाँ से 47% पावर ये क्रिएट करके आगे मार्केट में बेच रही है। तो 47% वहाँ से आ रहा है। बाकी कन्वेंशनल 53%, जैसे कि आपके गैस हो गए, हाइड्रो पावर हो गए, कोयला हो गया, वहाँ से जो पावर हो रहा है अभी भी वो 50% से ज़्यादा है। एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है कि कंपनी का जो कैपेक्स आया है, प्लान है, जो कंपनी जो पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाली है ना, नंबर्स आने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के बाद, जो भी कहीं से भी अगर पैसा रेज करती है तो ये इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है। पूरा पैसा ये इंडिया में डालेगी। ये कंपनी की तरफ से बड़ी डेवलपमेंट आई है। और कंपनी की तरफ से जो अपडेट आ रही है अभी, गोपालपुर जो कि उड़ीसा में है, 6,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया। 6,600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली, 10 गीगावाट का इंगॉट वेफर फैसिलिटी बनाने की बात हो रही है, इनटू 5 गीगावाट फेसेस। मतलब
इस तरीके से फर्स्ट फेज़ में टारगेट 2028 है, फिर उसके बाद सेकंड फेज़ में बाकी का बनेगा। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 2 फेसेस में। 5 गीगावाट आपका 2028 में तैयार हो जाएगा, बाकी का जो है आने वाले टाइम पे होगा। तो एक इसका फैसिलिटी तैयार हो जाएगा और इससे क्या होगा कि ये एक की सप्लायर बन जाएगी सोलर आपका जो वेफर है ना, वो सिलिकॉन वेफर, वो ये सप्लाई कर पाएगी इंडियन मार्केट को, तो दे ही पाएगी और एक्सपोर्ट भी कर पाएगी यहाँ पे। और नंबर्स तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं। और उसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड की भी बात करी है, ₹2.5 के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देने वाली है। ठीक है, और जो कि बोर्ड वगैरह ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल और हाइड्रो में कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। रिन्यूएबल में 12 गीगावाट तक का जो है अभी इसका प्लान देखने को मिल रहा है, जिसमें 5.3 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी का जो रिमेनिंग है वो भूटान के साथ हाइड्रो पार्टनरशिप पे काम चल रहा है, जिसमें ये बाकी का 5000 मेगावाट जो कि 5 गीगावाट के आसपास वो बन जाता है। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल रही है। और टाटा पावर वैसे भी हमें पता है काफ़ी बड़ी कंपनी है, और इसका जितना भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो इंडिया में ही होने वाला है। और अभी ये कंपनी सिलिकॉन वेफर्स बनाने के ऊपर काम कर रही है, इनगॉट वेफर्स, जो कि आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल को काफ़ी बूस्ट दे सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, और कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली केमिकल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।